टॉप आ जाएगी टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है नर्व इम्पल्स। सही है, या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें हम लोग पढ़े थे, पहला स्टेप था बेटा हमारे पास आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें न्यूरॉन जो था वो करंट तो था, उसमें पोलराइज तो था, लेकिन वो अनस्टिमुलेटेड था। और इसमें अंदर था ज्यादा पोटेशियम और बाहर था ज्यादा सोडियम। अब अगर कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी क्या आ गया, लेट सपोज कोई भी स्टिमुलस आ गया, तो वो न्यूरॉन को भी क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड से किस कंडीशन में आ जाएगा बच्चों? स्टिमुलेटेड कंडीशन में। सही है। जी। और इस अब ये पोलराइज तो था, अब पोलराइज से पहले अपोजिट लगा दो। डीपोलराइज्ड। बिल्कुल, वेरी गुड। जिस तरह एक्टिवेट को डीएक्टिवेट कहते हैं, इसी तरह आप डीपोलराइज कर दो, तो न्यूरॉन हो जाएगा डीपोलराइज्ड। ठीक है। अब क्या सिलसिला है, क्या माजरा है ये? तो उसका माजरा ये है कि पहले जो मैंने आपको आरएमपी पढ़ाया था, उसमें मैंने चैनल्स का जिक्र नहीं किया था, या गेट्स का। मैंने ये नहीं कहा था सोडियम चैनल वहां पे भी थे, लेकिन उस वक्त गेट्स क्लोज थे, और वहां पे पंप जो है वो एक्टिव था। अभी क्या है, अभी पंप जो है वो शांत है, तो मैंने पंप नहीं बनाया। अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, कुछ गेट्स। क्या बना रहा हूँ बच्चों? कुछ गेट्स बना रहा हूँ। सही है? एक आपके पास ये वाला गेट है, या चैनल बोल सकते हो आप। एक आपके पास ये वाला है। नहीं, अब आ जाओ जरा इस पे देखते हैं। ये जो चैनल है बेटा, इसका नाम है सोडियम चैनल। ये सोडियम गेट। सर सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है। नहीं, पंप नहीं है चंदा, पंप अलग होता है, चैनल अलग होते हैं। पंप यहाँ पे है, लेकिन सही है। पंप अभी क्या हुआ हुआ है, शांत हुआ हुआ है। पंप अभी समझो क्लोज हुआ हुआ है। आरएमपी में ये एक्टिव होता है, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये डीएक्टिवेट हो जाता है। सोडियम चैनल है। इस चैनल का नाम होगा, दूसरे का नाम है पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल। और इसका नाम है बेटा, इसका भी नाम है, इसका नाम है लीकी पोटेशियम चैनल। लीकी, लीकी ये पोटेशियम चैनल। यानी कि यहाँ से भी जो है वो, ये आ रहा हूँ। ये भी पोटेशियम का ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मामला है। इस चैनल का नाम है आपके पास लीकी पोटेशियम चैनल। सही। अच्छा, एक चीज और जरा इसमें मैं देख लेता हूँ। तो ये वाला जो चैनल था, इनका नाम था लीकी पोटेशियम चैनल। और ये जो लास्ट वाले हैं, इनका नाम है क्लोराइड चैनल। सही है। अनस, आवाज आ रही है बेटा? जी सर। सही। असल में थोड़ा बैकग्राउंड में ना भाई याद कर रहा है, इसलिए मैंने ऑफ करा। ओके ओके। सही। अच्छा, अब ये क्या है यार, ये थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। ये सोडियम। तो अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आते हैं, यानी कि कोई करंट आता है, तो वो कैसे आगे ट्रेवल करता है, कैसे आगे प्रोपागेट करता है? तो जो बाहर जो सोडियम थे ज्यादा, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो में आएंगे, यानी कि सोडियम बाहर ज्यादा था। तो जैसे सोडियम चैनल खुलेगा, तो अंदर से बाहर, यानी कि न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में सोडियम आ जाएगा ज्यादा। सही है, तो सोडियम आ गया अंदर। यानी कि सोडियम अंदर आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, तो सोडियम अंदर आ रहे हैं। अंदर को कहते हैं इन, और आयन को कहते हैं फ्लक्स। तो ये मैं कहूंगा सोडियम को क्या हो गया, इनफ्लक्स हो गया। सोडियम इनफ्लक्स। ठीक है। सोडियम चैनल पहले ओपन होगा, उसके बाद सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा। तो हर चैनल पहले ओपन होता है, फिर वो क्लोज हो जाता है। इसी इसी तरह उसके बाद कौन सा चैनल खुला? फिर ये चैनल खुला, इसका नाम है बेटा पोटेशियम चैनल। क्या नाम है बच्चों उसका? पोटेशियम पोटेशियम चैनल। चैनल।
पोटेशियम चैनल जी से जो सर। अंदर पोटेशियम ज्यादा था वो अंदर से कहाँ चले वो गया? बाहर चला गया। बाहर चला गया। वो बाहर चले गया। सही है। अंदर से पोटेशियम बाहर चले गया। फिर दोबारा सोडियम अंदर आ जाएगा। सही, सोडियम जितना अंदर आना था वो आ गया, पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो गया। सही, पोटेशियम चले गया बाहर तो पोटेशियम का हो गया आउटफ्लक्स। अच्छा, जब पोटेशियम चैनल भी खुलने के बाद बंद हो जाते हैं तो कुछ एक और चैनल है जो थोड़ी देर तक खुला रहता है। इस चैनल का नाम ही यही है, लीकी पोटेशियम चैनल, यानी कि यहाँ से मजीद फर्दर पोटेशियम लीक होके कहाँ जाएगा? बाहर चले जाएगा। और आपको पता है पोटेशियम के साथ साथ उसके फंटर भी आएंगे दोस्त। क्लोराइड क्लोरीन। चैनल से भी ये भी क्लोराइड अंदर क्लोराइड से जी। बाहर चले गया। बाहर। कुछ जी। देर के बाद आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, तो आप कंडीशन भी देख लो। कुछ देर के बाद आपके पास कंडीशन हो जाएगी कुछ इस तरह। सिंपल कंडीशन आपके पास हो जाएगी कुछ इस तरह के। बाहर जो है वो पोटेशियम की तादाद ज्यादा हो गई, इसके साथ साथ सारे फंटर दोस्त। ठीक है। और अंदर जो है वो सोडियम की तादाद ज्यादा हो गई। ऐसी है। तो मैं चार्जेस के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ? अंदर वाली मेम्ब्रेन अब उलट हो गई है, ये हो गई है पॉजिटिवली चार्ज। और बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या हो गई है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। आप मुझे एक और बात बताओ, मैंने बाहर वाली मेम्ब्रेन में कौन सा साइन लगाया है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सही है। अनस आवाज आ रही है ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं बाहर वाली मेम्ब्रेन जी को जी होगा जी। मजीद क्या बना रहा हूँ, नेगेटिव बना रहा हूँ या पॉजिटिव बना रहा हूँ? नेगेटिव। मजीद क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा एक चैनल था जिसका नाम था लीकी पोटेशियम चैनल, ठीक है। वहां से जी। बहुत ज्यादा और पोटेशियम लीक हो गया था। ऐसी है। तो बाहर वाली जी। मेम्ब्रेन कुछ ज्यादा ही क्या हो गई है अब, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव। यानी कि बाहर वाली मेम्ब्रेन इतनी नेगेटिव है कि अंदर की पॉजिटिविटी से भी ज्यादा बाहर नेगेटिविटी है। ऐसी है। अंदर की पॉजिटिविटी से भी ज्यादा बाहर क्या है? नेगेटिविटी। समझ गए? जितने अंदर पॉजिटिव आयंस हैं उससे 4 गुना ज्यादा बाहर नेगेटिव है। तो इस कंडीशन जी को सर। बायो में क्या कहते हैं? हाइपर। हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपरपोलराइजेशन। वेरी गुड। तो ये एक्शन पोटेंशियल के अंदर ही एक इसकी कैटेगरी आती है, एक सब स्टेज है, स्टेज के अंदर स्टेज है। इसके अंदर -90 पहुंच जाता है। नहीं, इसके अंदर थोड़ी, वो तो -90 तो क्रॉस भी हो गया कब के, वो तो आरएमपी था। सही है। इस कंडीशन को हम लोग बायो में कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब लेकिन अब एक मसला है, अब मसला जरा सुनो क्या है। मसला ये है, क्या हर स्टिमुलस में ये एबिलिटी होती है? क्या हर स्टिमुलस में एबिलिटी होती है कि वो न्यूरॉन को डीपोलराइज कर दे या नहीं? न्यूरॉन के डीपोलराइज होने का मतलब है कि उसका जो करंट है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स आएगा। आप मुझे बताओ कि हर स्टिमुलस में इतनी एबिलिटी होगी कि हम हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स ला सके? हर यस। स्टिमुलस में इतनी होगी। एबिलिटी नहीं होती, इतनी करंट वो जनरेट नहीं कर पाता। यानी कि इन शॉर्ट, न्यूरॉन्स ने एक वैल्यू सेट करी हुई है कि नहीं करी हुई कि इस वैल्यू पे वो डीपोलराइज हो जाएंगे? आप मुझे बताओ बच्चों, क्या न्यूरॉन्स ने वैल्यू सेट करी हुई है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस या नो? यस। तो एक यस। पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसमें न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं? पोलराइजेशन से हटके क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज। 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 मिसाल के तौर पे अब जरा सुनो, गौर से सुनो। अनस का छोटा भाई यहाँ पे अभी पढ़ रहा है करीब इसी के रूम में, ऐसी है अनस? जी सर, असल में मैं अलग बैठा हुआ ना, तो उधर याद नहीं हो रहा कोई ऐसे, तो वो मसला नहीं, इधर मेरे सर पे आके याद कर रहा है। कोई मसला नहीं। अनस, तुमने अपने छोटे भाई को कभी कूटा तो होगा? सर कब नहीं कूटा। भाई शाबाश। अब जरा देखो, अनस ने अपने छोटे भाई को 3 चमाट लगाए। पहला चमाट, दूसरा चमाट, तीसरा चमाट। और मिसाल के तौर पे ये वो पॉइंट है जिस पे न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, ये उनकी वैल्यू सेट हुई है। ये वो पॉइंट है जिसपे न्यूरॉन क्या हो जाएंगे? डीपोलराइज्ड। यस और नो? तो आपका आंसर होगा यस। इस स्टिमुलस को क्या कहेंगे जो न्यूरॉन्स को कर देगा डीपोलराइज?
इस वैल्यू को कहते हैं, पूरी साइंस में आपने सुना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर जगह, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ऐसा स्टिमुलस जिसमें बर्दाश्त। बिल्कुल जिसकी इतनी वैल्यू हो जाए, ऐसा स्टिमुलस वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो न्यूरॉन्स को चाहिए होता है क्या होने के लिए, डीपोलराइज्ड। कहाँ डीपोलराइज्ड। क्या पे? कहते हैं, एक्टिव होने के लिए। एक्टिव होने के लिए, डीपोलराइज होने के लिए थ्रेशोल्ड। तो देखिए पहला चमाट लगाया, वो उसकी वैल्यू यहाँ तक आई 9, दूसरा सही चमाट है। लगाया यहाँ तक आई 9, तीसरा लगाया नो। यहाँ तक आ गई, यस। या थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, या या उससे भी क्रॉस कर जाए, तो एटलीस्ट थ्रेशोल्ड चाहिए होता है। तो थ्रेशोल्ड को कभी मिनिमम ना बोलना, सॉरी मैक्सिमम ना बोलना, थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ। मिनिमम बस। मिनिमम। उससे ज्यादा आ जाए तब तो कोई मसला नहीं है, ही नहीं कोई मसला, एटलीस्ट इतना तो सही। आए, एटलीस्ट इतना तो हो। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस। हाँ तो ये ए अब्बा का चमाट, बी वाला हो गया भाई का, और सी हाँ अम्मी का। बिल्कुल, सी माँ वाला अम्मा वाला चमाट है, सही बोला बिल्कुल। तो ये या आपके सी से पास, चप्पल कर लें। बिल्कुल, तो ये थ्रेशोल्ड सी वैल्यू से। ये हो गई आपके पास। तो ये बात होती सारी सही। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसको कहते हैं हम लोग, सही। और ये आपको पता है तकरीबन कितनी होती है, ये होती है -50 से लेके -55 तक, -50 से -55 मिली वोल्ट्स। ये -55 यही रेंज है। चलो इसको इस तरह लिख दो, -50 से -55 मिली वोल्ट्स, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अगर आप नोट करो बेटा, हमने कहानी स्टार्ट करी थी -70 से, याद है, आरएमपी। जी। फिर अभी न्यूरॉन आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ जा रहे हैं, जीरो की जी तरफ जी बढ़ जी। रहे हैं, तो वो और कम हो रहा है, -50। जैसे -55। क्रॉस होगा तो समझो वो नेगेटिव जीरो। से वो पॉजिटिव जा रहा है, फिर जीरो, फिर जीरो से फिर अगर 40। स्टिमुलस बिल्कुल सही हुआ तो वो प्लस तक आ जाएगा, और वो आ जाएगा प्लस। तकरीबन +40 मिली वोल्ट। ये वो जी। कंडीशन है जिसपे न्यूरॉन क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। डी। जी। यहाँ पे हो, ओए होए ओए, ये क्या, अरे 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 अरे। यहाँ पे न्यूरॉन होना शुरू हुआ था, और इस पे वो कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन सब हो जाएगी। सही। अब तो बोले सर हाइपर पोलराइजेशन की वजह क्या थी, क्यों ऐसा हुआ कि इतनी ज्यादा मेम्ब्रेन बाहर नेगेटिव हो गई, उसका आंसर अगले पे। अब आप मुझे बताओ बेटा, न्यूरॉन में जो करंट है वो क्या रहेगा या वहां से गुजर जाएगा? सर ऑब्वियसली न्यूरॉन गुजरेगा। में करंट जो था वो यहाँ तक आया, जहां जहां से करंट गुजरेगा वहां वहां क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, अंदर आ जाएगा सोडियम, बाहर चले आएगा पोटेशियम, ऐसी है। पोटेशियम। जी। करंट करंट यहाँ से गुजर गया गुजर गया गुजर गया। अब मेरा आपसे सवाल है, करंट के मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगा दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी मिसाल के तौर पे, और ये पॉइंट सी, ऐसी है। जी। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया आपके पास, ये वाला पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स हैं। करंट जो है पॉइंट ए पे अभी है, तो यानी कि अभी कहाँ नहीं पहुंचा वो, ना पॉइंट बी पे पहुंचा है ना पॉइंट सी पे। जहां पे करंट मौजूद होता है सिर्फ वही जगह क्या होती है, डीपोलराइज। यस डीपोलराइज्ड। और जी। नो? बिल्कुल। यस। यहाँ भी करंट पॉइंट बी पर आ गया तो आपका आंसर है नो। तो अभी यहाँ पे भी आरएमपी हुआ हुआ है, यहाँ पे भी आरएमपी हुआ हुआ है। सही है। अभी शांतन को पता ही नहीं पीछे से क्या अजाब आने वाला है। सही है। अब आ जाओ जरा, करंट जो है अब वो पहुंच गया है पॉइंट बी पर, कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी। पॉइंट बी पर पहुंच गया है। ओए होए ओए, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। करंट पॉइंट बी पर पहुंच गया है, तो जहां करंट पहुंच गया अब पॉइंट बी क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। डीपोलराइज्ड। पॉइंट सी तो अभी शांति है, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए जो है क्या, दोबारा से वेरी गुड, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइज। जहां से रीपोलराइज। करंट जी। कभी गुजरा ही नहीं, जहां से करंट अभी गुजरा ही नहीं है तो वो आरएमपी है, जहां पे मौजूद है वो डीपोलराइज्ड है, और जहां से गुजर चुका है जहां से गुजर गया है वो रीपोलराइज हो रीपोलराइज्ड। जाएगा। री का मतलब ही दोबारा होता है ना। जी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीपोलराइजेशन एंड आरएमपी। आरएमपी बिल्कुल शांत। तो ये कंडीशन हो जाएगी बेटा, सिंपल। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने देखा जाए तो ऑफिशियली ये पढ़ लिया है, अभी हमने ये पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे जहां से करंट गुजर जाता है वो उस जगह को न्यूरॉन वापस कैसे वापस आते हैं, यानी कि रीपोलराइजेशन का मतलब है वापस किस जैसा फॉर्म में आना, आरएमपी की फॉर्म में वापस आने को कहते हैं रीपोलराइजेशन। और इसको बायो में कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। कौन सा पीरियड, रिफैक्ट्री पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है वापस अपनी औकात में आना, वापस आरएमपी में आना। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का एक और नाम आप कह लो, बैक टू आरएमपी, वापस आरएमपी में आना, बैक टू
RMP। बेटा पहली स्टेज का आपको पोटेशियम के साथ होने वाली नाइंसाफी याद है? यस यस बोलो बच्चों, याद है? जी। क्या नाइंसाफी हुई जी थी? सर, पोटेशियम कम अंदर। पोटेशियम पोटेशियम दो आए थे, सही है, बाहर हाँ और से सर। अंदर, जबकि तीन आए थे सोडियम सोडियम टू। अंदर से बाहर। सही। और जी पोटेशियम ने थ्री अपनी एस टू थोड़ी टू सी जो होगा। है वो तादाद को बढ़ा लिया था हाइपर पोलराइजेशन में, याद है? कि बहुत ज्यादा ही हाइपर पोलराइजेशन, दोबारा बना देता हूँ, बाहर बहुत ज्यादा नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। बहुत ज्यादा यानी पॉजिटिव। कि पॉजिटिव। बाहर बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो गए थे एज कंपेयर टू अंदर के पॉजिटिव। अंदर भी अच्छे खासे पॉजिटिव थे, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके पास बाहर पॉजिटिव नेगेटिव आइंस थे। सही है। अब वापस क्या होगा? अब पंप आ जाएगा वापस मार्केट में। अब दोबारा चैनल्स का कोई जिक्र नहीं है। अब दोबारा कौन आ गया मार्केट में? पहले और आखिरी स्टेप में कम। पंप का जिक्र है। पंप का नाम आप सबको पता है, सोडियम पोटेशियम पंप। पहले स्टेप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा था या पैसिव करा था? एक्टिव एक्टिव। ट्रांसपोर्ट। लो से हाई या हाई से लो? लो से हाई लो से करेगा हाई। पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या करेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें कहाँ से कहाँ जाती हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें जाती हैं हाई से लो या लो से हाई? हाई से लो। बिल्कुल। एनर्जी चाहिए? नो। अभी बाहर ज्यादा क्या है? पोटेशियम ज्यादा है बाहर, और अंदर ज्यादा कौन था? सोडियम। तो ये जी। क्या करेगा? अंदर से सोडियम को बाहर फेंक देगा, बाहर से पोटेशियम को अंदर ले आएगा। तो कुछ देर के बाद थ्री आप एस टू कहोगे टू वाओ, रिस्टोर हो गई कंडीशन, सोडियम बाहर ज्यादा चले गया और पोटेशियम अपने फंटरों के साथ अंदर ज्यादा आ गया, और वापस कंडीशन वही हो जाएगी कि अंदर जो है वो थोड़े बहुत आ जाएंगे नेगेटिव। सही है। और बाहर कौन आ जाएगा वापस? पॉजिटिव। सही बच्चों, समझ में आया? हाँ जी बच्चों, सर, समझ में जी बहुत आया। अच्छा सर। होगा। अच्छा। जी जी सर। एक आदमी बेटा रातों रात अमीर हो जाए, उसकी खुशी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो रातों रात अमीर होने को कहते हैं एक्शन हम्म। पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको? एक्शन एक्शन पोटेंशियल। यानी कि बहुत एक्शन। पोटेंशियल। जल्दी अमीर हो गया था वो, बहुत जल्दी। तो इसमें तकरीबन चाहिए होता है 1 मिली सेकेंड। वाओ, 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड कह रहा हूं मैं, 1 मिली सेकेंड में वो डिपोलराइज हो गया बेचारा। सही है। और वापस अपनी औकात में आना, यानी कि फिर बेचारा गरीब हो गया, पैसे डूब गया बिजनेस में। अब वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि यार मेरी मर्सिडीज छिन गया, मुझे चिंची में आना पड़ा वापस। तो अपनी औकात एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, तो तकरीबन 4 मिली सेकेंड्स में ये वापस अपनी औकात में आता है। समझ आया कि नहीं? जी। अच्छा, 1 मिनट में औकात से बाहर ही आता है, 4 सेकंड में आ जाता है। बिल्कुल, 4 मिली सेकेंड्स लग गए उसको। सही, तो औकात में रखना चाहिए वैसे तो। बिल्कुल। मतलब आप इसको, क्योंकि अगर ये हमेशा मतलब कंटिन्यूअसली रहेगा चार्ज, यानी कि एक्टिव रहेगा, तो वो सही नहीं ना। हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे लगा तो फौरन अंदर डिपोलराइजेशन हुई। जब तक हमारा हाथ शांत था तो उसमें कोई स्टिमुलस नहीं आया था। जैसे मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई स्टिमुलस थोड़ी है। सर, स्टिमुलस आने के लिए कौन सी वैल्यू क्रॉस होनी चाहिए या एटलीस्ट पहुंचना चाहिए? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड। जैसे एक मिथ थी पहले, एक मिसकंसेप्शन था, मिथ थी कि तौलिया इस्तेमाल करने से, मुंह पे हाथ फेरने से ये भी आपके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं? आरएमपी से डिपोलराइज। नहीं, कार। हमारे न्यूरॉन्स तब भी आरएमपी में रहते हैं। हाँ, अगर आपने तौलिया कोई ऐसा किया कि तौलिए में कुछ था, अल्लाह माफ करे, तौलिया आपने मुंह पे आप फेरे हो, फेरना तो नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे तौलिए में आपने देखा कि कोई कॉकरोच है, आपने धड़ करके उसको पीछे फेंक दिया, तो ये स्टिमुलस है। हमेशा जरूरी थोड़ी करंट लगे या कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगे, तो सिंपल सी बात है। तो उसके बाद आपने उसको फेंक दिया, आपकी मसल्स की मूवमेंट हो गई, वापस आपके मसल्स सही हो जाएंगे। तो वापस सही होने के लिए क्या रिफ्रैक्टिव पीरियड चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है। अगर अल्लाह ना करे रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहते। यानी कि हमारे मसल्स, हमारे न्यूरॉन्स क्या रहते हैं 24 घंटे? डीपोलराइज ही रहते। और कभी कभार ऐसा होता है जिसको कहते हैं टेटनी। और अगर नीचे के टांगों में मसला हो जाए, इसको कहते हैं क्रैम्प। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, सब पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, टेटनी क्रैम्प का नाम सुना हुआ होगा, पट्टे खिंच जाना, वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो भाई बात सारी है कि ये आसान लफ्जों में, लेकिन अभी मसला सुनो। न्यूरॉन की जो आखिरी मंजिल है, क्या वो न्यूरॉन है? यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक करंट जाता रहेगा, या न्यूरॉन के बाद सबसे लास्ट में इफेक्टर भी आएगा?
जो रिस्पॉन्स पैदा करेगा। क्या जवाब होगा आपका? बोलो शाबाश, क्या जवाब होगा आपका? जी सर। न्यूरॉन से न्यूरॉन रिस्पॉन्स। करंट जाता रहेगा या कभी ना कभी हमारे इफेक्टर भी आएगा? बिल्कुल भाई, जी जी न्यूरॉन सर, इफेक्टर भी आएगा। क्या आएगा, होते हैं? इफेक्टर ऑब्वियसली। इफेक्टर्स न्यूट्रॉन इफेक्टर्स है कुड बी जी। सर। एनी मसल, कुड बी एनी ग्लैंड, कुड बी एनी ऑर्गन। और इफेक्टर्स जी सर। से क्या पैदा होगा? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स। ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स हमने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक ही न्यूरॉन के अंदर तो पढ़ लिए, इसमें भी वही है, सेम है। अब हम क्या पढ़ेंगे जी कि सर। एक है न्यूरॉन, और वो कौन सा दूसरे न्यूरॉन होता न्यूरॉन है से जिसका कैसे ताल्लुक होता मिलते है हैं? इफेक्टर से, उसका नाम है मोटर मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन। और अगला कौन होगा? अगला होगा इफेक्टर। इफेक्टर तो कौन न्यूरॉन। होगा? इफेक्टर। तो अब ये इलेक्ट्रिकल करंट इस मोटे न्यूरॉन से कहाँ जाएगा? इफेक्टर में। इफेक्टर्स। अब ये ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स यहाँ पे खत्म होगी, और इस लास्ट स्टेप को हम लोग बायो में कहते हैं, बेसिकली ये चौथा साइनेप्स। स्टेप हो गया साइनेप्स। साइनैप्स। मैंने इसको चौथा स्टेप नहीं बोला, कह सकते हो आप चौथा स्टेप। ये अलग ही दुनिया है भाई, साइनैप्स। ये साइनैप्स तो एक अलग टॉपिक है पूरा। समझ आया बच्चों? डन है? मैं दोबारा अब लिंक सर सेंड यानी करूँ? हमने नर्व इम्पल्स पढ़ लिया। ये नर्व इम्पल्स ही है बेटा, नर्व इम्पल्स का पूरा आखिरी मैकेनिज्म है साइनैप्स। तो मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, साइनैप्स का एक अलग टॉपिक है, इसलिए दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। सही है। 4:30 तक क्लास होगी, फिर क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं दोबारा लिंक ओके सेंड कर सर। रहा हूँ बेटा। ओके।